हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो यार आज बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और एज यू नो गाइस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लास्ट ईयर 2021 में आपसे 5 प्रॉब्लम्स पूछी गई थी यार। और वो 5 प्रॉब्लम्स जो थी वो सारी इजी कैटेगरी में थी, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं थी। अगर बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर है तो आप उड़ा सकते थे उनको। तो जैसे कि क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर है यार, इसमें 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट्स की बात कर रहा है, ठीक है। उसने बोला इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट है, 3 है एज शोन इन द फिगर, और उनको एक प्लेन में रखा गया। प्लेन है एक्स जेड प्लेन में रखा है। पहली सीट ये है, दिस इज योर फर्स्ट सीट। दूसरी सीट ये है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, याद आ गया होगा कंसेप्ट। दूसरी सीट ये है, और दिस वन इज योर थर्ड सीट, दिस वन इज योर थर्ड सीट। ड्यू टू ऑल द चार्ज शीट वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और याद करो, जब हम किसी चार्ज शीट की वजह से, याद आया होगा, चार्ज जो इन्फिनिटी इन्फिनिटली लॉन्ग शीट होती थी या थिन शीट होती थी, उस पर अगर आप कोई चार्ज देते थे ना, ठीक है, और उसकी जो चार्ज डेंसिटी ऑब्वियसली सिग्मा होगी, तो उसके पास के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी डिस्टेंस अवे, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस कि पॉइंट सीट से कितनी दूर है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं। तो सर किस पे करता है? उसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है, ध्यान से समझना भाई, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कुछ भी हो, सिग्मा हो, 2 सिग्मा हो, पहले कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, क्या यूज करोगे, अगर भूल गए होगे तो यहाँ से आ जाएगा ना। अच्छा सर ठीक है, तो यार इस पे जो चार्ज डेंसिटी होती है ना, उसका हाफ करो, हमेशा हाफ करना है, तो सिग्मा बाई 2 ओवर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है। ये है बस कंसेप्ट, ठीक है। और अगर ये प्लस है तो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाएगा, अवे रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव अवे, सीट से अवे, ठीक है। आप बोलोगे यार सर अगर इस पे चार्ज डेंसिटी इस पे अगर 2 सिग्मा होती तो क्या करते, तब इलेक्ट्रिक फील्ड हम उस पॉइंट पे निकालते, इसका हाफ। मैंने बोला जो भी सिग्मा होगा उसका हाफ करना है, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। ये बेसिक कंसेप्ट अगर आप सीख के जाओगे तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो बेहतरीन तरीके से, विदाउट एनी मिस्टेक, सो लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चन। तो इस पॉइंट पे ना 3 सीट्स हैं, तीनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, तो पहले तो बनाओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअली सीट की वजह से बना दो। चलो देखते हैं। पहली वाली सीट पे सिग्मा डेंसिटी है और वो पॉजिटिव है, तो प्लस है अगर, तो ये इसको रिपेल करेगा। रिपेल किधर को करेगा सर? नीचे को, तो इसका फील्ड इधर आएगा, डाउनवर्ड आएगा कि नहीं, E1। तो सर होगा कितना, वो होगा देख लेंगे बाद में। अब इसकी वजह से देखो, ये है नेगेटिव, नेगेटिव वाला जो सीट होगी नीचे, ये इसको अट्रैक्ट करेगी क्योंकि नेगेटिव है, तो इसी पॉइंट पे इसका फील्ड भी नीचे को ही आएगा, E2, ठीक है। अब थर्ड सीट पे डेंसिटी कितनी है, माइनस सिग्मा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी इसको नीचे को अट्रैक्ट करेगा, यानी E3। समझ गए? तीनों फील्ड पॉइंट पी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन किसकी है, इधर जेड है तो इधर माइनस जेड होगा, यानी यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस के कैप। डायरेक्शन के साथ अगर लिखना है, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया सर, देख लो भाई, पी पॉइंट पे, तो हम लिखेंगे, यहीं लिख देता हूं मैं, ठीक है। पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तीनों एक ही डायरेक्शन में है, ऐड कर दो, E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। तो पहली प्लेट की शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसकी वजह से। तो इस पे जो चार्ज डेंसिटी है उसको देखो, और मैंने कंसेप्ट बताया उसका हाफ करना है, तो हाफ करो उसका, तो सिग्मा बाय 2 आएगा, एप्सिलॉन नॉट। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन क्या है इसकी, माइनस के कैप, माइनस के कैप, ठीक है। प्लस अब E2 निकालो, E2 कौन सी है सर, ये, ठीक है। इसका हाफ करो तो 2 सिग्मा को 2 से डिवाइड करोगे तो सिग्मा बचेगा ना, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और नीचे है माइनस के कैप, ठीक है। प्लस E3 निकालो, थर्ड प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज दैट, दिस इज सिग्मा, इसमें भी सिग्मा है। अच्छा सर माइनस साइन क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे डायरेक्शन में यूज हो चुका है, दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक ओनली सिग्मा। और मैंने आपको बताया जो भी चार्ज डेंसिटी है उसको हाफ करना है, तो हाफ कर दो, तो सिग्मा बाई 2 आएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू ये भी माइनस के कैप। एलसीएम लो उड़ा डालो, एलसीएम लो उड़ा डालो, तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, एलसीएम लेके देखो, 2, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट मान लो, तो यहाँ पे तो 2 है तो यहाँ पे रहेगा सिग्मा, ठीक है। यहाँ पे नहीं है तो यहाँ आ जाएगा प्लस 2 सिग्मा, ठीक है, ये आ गया प्लस 2 सिग्मा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बॉस, दिस इज व्हाट,
ये ऑल्सो सिग्मा, आप चेक करें, दिस इज ऑल्सो सिग्मा, और सबकी डायरेक्शन आ जाएगी बाहर माइनस के कैप। तो भाई ये बन गया देखो 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के कैप। तो पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, 2 से कैंसिल, 2 बचेगा, 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के कैप। दिस इज योर फाइनल आंसर। अभी तो हम सीख रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बहुत इजीली एक बार आपने सीख लिया, फटाक से उड़ा डालोगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम इजीली। कंसेप्ट भी सीखना है, हर क्वेश्चन मैं यहाँ पे बढ़िया तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ। हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, जिससे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सिमिलर टाइप के हमसे हो जाए। कूल ना, क्लियर है? चेक करो, आप देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके यार, तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जल्दी से उसको पढ़ लेते हैं। उसके बिहाइंड कंसेप्ट क्या है जल्दी से अप्लाई करके उसको उड़ा डालते हैं बढ़िया से। और नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन अगर इस टाइप के आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी सीख लेंगे ना यार, टेंशन नहीं है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, आराम से देख लेंगे, पिक्चराइजेशन बना लेंगे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। क्या बोला गया क्वेश्चन में? उसने बोला 2 पॉइंट चार्ज है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, दोनों को r डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच अदर रखा गया है, और इस सिचुएशन में उनके बीच जो फोर्स है वो दे रखा है। देखो ये प्लस है, ये माइनस, तो प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाला प्लस को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इनके बीच में इनिशियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और वो दे रखा है आपको, इनिशियल फोर्स इनके बीच में दे रखा है F, समझ गए? इनके बीच में इनिशियल फोर्स F दे रखा है। अगर मैं निकालूं उसको तो कितना आएगा, KQ, दोनों का मैग्नीट्यूड्स लेना है, साइन नेगेटिव नहीं लेना है जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि ये तो अट्रैक्शन में यूज हो गया। और आर स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हो आप KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको F, मतलब F जो यहाँ पे गिवन है उसकी वैल्यू आ गई KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये पहली सिचुएशन है, ठीक है ना, ये पहली सिचुएशन है। तो सर अब क्या बोला है, पता क्या बोला गया? उसने बोला अगर जो पहला चार्ज है जो A है और ये चार्ज B है, इसमें से अगर 25% चार्ज ट्रांसफर कर दिया जाए B में, कितना ट्रांसफर करना है? 25%। तो बताओ इनके बीच में नया फोर्स कितना होगा? समझ गए? अगर पहले चार्ज से 25% चार्ज दूसरे में ट्रांसफर कर दूंगा तो बताओ इनके बीच में नया फोर्स क्या होगा? ऑब्वियसली यार चार्ज ट्रांसफर करने से दोनों के चार्ज अलग अलग हो जाएंगे इनिशियली, है ना, जो इनिशियली है उनके कंपैरेटिवली। तो क्या होगा सर? देखो भाई, लेट्स सी, नया चार्ज इसका हो गया QA' और इसका हो गया QB', कुछ आफ्टर ट्रांसफर 25% ऑफ द चार्ज। ओके, तो सर 25% ट्रांसफर करने का इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 25% का मतलब 25/100 ऑफ दिस Q, यानी Q/4 आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो इसमें से निकाल रहे हो Q/4, तो इसके पास बचेगा कितना? देखो Q माइनस Q/4, यानी इसके पास बचेगा 3Q/4, ठीक है। इसी में से तो निकाल रहे हो ना, कितना? Q/4 ट्रांसफर कर रहे हो, तो नया चार्ज इसके पास आ गया 3Q/4, और जिसमें एंटर करेगा वहां पहले कितना था? -Q था, तो नया चार्ज क्या हो गया? -Q पहले था, अब कितना आ गया? Q/4, तो कितना आ गया ओवरऑल? 4, यानी -3Q/4, ये है इसका नया चार्ज, ठीक है। 25% जब मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया तो इसके पास इतना आ गया, और इससे जब गया तो इसके पास इतना बचा। दोनों इक्वल है, अपोजिट है, बट दोनों इक्वल है, अपोजिट है। वो पूछ रहा है कि डिस्टेंस सेम है, ठीक है जी। तो अब बताओ इनके बीच में फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा। लेट्स सी F2 होगा। F2 कैसे निकालोगे? KQ1 Q2 ओवर R स्क्वायर से, ठीक है। Q1 कितना है अब नया? ये रहा 3Q/4। ये कितना है? ये भी सेम ही है सर, 3Q/4। मैंने बोला मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नेगेटिव नहीं यूज करते, डिवाइड में R स्क्वायर, उड़ा डालो बॉस। तो F2 आपके पास आ जाएगा, व्हाट इज दैट सर? देखो अगर ध्यान से देखो आप, Q स्क्वायर हो जाएगा, और ओवर R स्क्वायर अलग कर लो, इंटू जो नंबर सन को मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 9, 4 × 4 16, तो 9/16। और ये देखो ये क्या है? ये इनिशियल फोर्स की वैल्यू है, देखो ये रही F की वैल्यू है, यहाँ पर टक दो तो F2 कितना आ गया सर? 9F/16। मजा आ रहा है ना बॉस? ठीक है, इजी है, इजी है। तुम्हारे एग्जाम में इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, आते रहेंगे, कंसेप्ट सीख के जाना है कि किस तरीके से डील करना है क्वेश्चन को। आराम से देखो, बस चार्ज एक से दूसरे पे ट्रांसफर किया तो इसके पास कितना बचा, इसके पास कितना गया, उन पे फोर्स निकाल लो, इनिशियल के साथ कंपेयर कर लो, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब अब जो उसके बीच में फोर्स होगा वो इनिशियल फोर्स का 9/16 होगा, मतलब कम हो जाएगा। अगर ऑप्शन ऐसे दे दे घट रहा है या बढ़ रहा है तो भाई डिक्रीज कर रहा है ना, ऐसा करने से डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि इनिशियल चार्ज Q थे, अब चार्ज कम हो गए हैं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मजा आने वाला, टेंशन नहीं है, बढ़िया तरीके से बस देखते जाओ, सारे बेहतरीन कंसेप्ट यहाँ पे
डिस्कस किए जाएंगे थ्रू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं ना बॉस। ओके बॉस, अब जल्दी से देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी उड़ा डालेंगे, बस पढ़ लो आराम से, सीख लो पहले किस तरीके से यूज करते हैं कंसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, है ना। फिर डर भी खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो यार देखो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्लियर बोला गया कि एक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल पे रखा गया है। लेट्स सी, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये लाइंस जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की लाइंस हैं। ठीक है, और एक डायपोल ऐसे रखा गया है, अगर यहाँ पे उसका नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे उसका पॉजिटिव चार्ज होगा ऑब्वियसली। सो वो फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, क्वेश्चन में दिया है 30, और माइनस से प्लस की तरफ होता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पी से डिनोट करते हैं। तो आप देख सकते हो डायपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में एंगल दे दिया थीटा। अच्छी बात है सर। तो ये जो डायपोल है इसकी जो लेंथ है वो लेंथ दे रखी है 2 मीटर, है ना। 2 मीटर डायपोल की लेंथ, नो सेंटीमीटर में दी है, दिस इज सेंटीमीटर। कौन सी लेंथ है सर, ये याद करो, ये दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस होगी, ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, यहाँ पे जो डायपोल में चार्ज यूज हो रहे हैं इनकी वैल्यू बतानी है आपने, चार्ज की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो करेंगे क्या, देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है आपको दोस्तों एंगल गिवन है और फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, एज वेल एज टॉर्क भी गिवन है। इस डायपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना टॉर्क लग रहा है वो भी गिवन है। टॉर्क दे रखा है आपको 4 न्यूटन मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप क्वेश्चन में पढ़ लेंगे, मैं डेटा लिख लेता हूँ जल्दी से। 2 × 10⁵ 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, सब सारा डेटा गिवन है। समटाइम क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, फॉर्मूला बेस्ड, टेंशन नहीं है। अब आपसे पूछा चार्ज, जब टॉर्क गिवन हो ना तो आपको पता है डायपोल के ऊपर क्या टॉर्क होता था, PE sin थीटा, याद होगा। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, P क्या है, डायपोल मूवमेंट। ये तो हमें गिवन ही नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका फॉर्मूला लिख लो। आपको पता है डायपोल मूवमेंट होता था इन दोनों में से मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज इनटू इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिखूंगा Q × D × E × sin थीटा। Q निकालना है, D दे रखी 2 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लो, हमेशा याद रखना मीटर में चेंज करो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सर, 2 × 10⁵ इंटू साइन थीटा कितना है सर 30। साइन 30 1/2 होता है, इससे 2 कैंसिल। भाई जब इसकी जगह रखोगे ना 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना यार। अब देखो कितना आएगा 2, ठीक है, 2Q, और ये -2 यहाँ बचेगा 10⁵, और इधर आ रहा है टॉर्क, और टॉर्क दे रखा है आपको 4, तो ये हो गया 4, इससे कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 2 = Q × 10⁵। ध्यान से देखो, Q = 2 × 10⁻³ यू कैन राइट 2 मिली कूलम, यानी यहाँ पे ईच चार्ज 2 मिली कूलम का है। चेक करें आप, डायरेक्ट है यार, फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें क्या दिमाग लगाना, बस आपको डेटा यूज करना आना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इस तरीके से आपने याद रखना बेहतरीन तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे ना तो बढ़िया कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, ओके गाइस, बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने यहाँ पे ली है इक्विपोटेंशियल सरफेस के कॉन्सेप्ट से। और आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जाम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस। ओके, लेट्स सी। तो देख लो, आप जल्दी से पढ़ लो, शक्ल देख लो, कहीं ना कहीं किया होगा, देखा होगा बढ़िया तरीके से। कंसेप्ट को फिर से रिवाइज कर लेते हैं और क्वेश्चन को फोड़ देते हैं अच्छे तरीके से कंसेप्ट सीखने के बाद। तो वो पता है क्या बोल रहे हैं, उसने बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन द फिगर, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग दीज सरफेसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा सर कितने सरफेस है, 3 दे रखे हैं, 1 2 3। देखो इसका वोल्टेज है 30 वोल्ट, यानी इस लाइन पे हर जगह 30 वोल्ट होगा, तभी तो इक्विपोटेंशियल है। और इसका वोल्टेज है 20, इसकी हर पॉइंट का 20 वोल्ट होएगा, और इसका हर पॉइंट का 10 वोल्ट होएगा। इंडिविजुअली दे आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सबको पता होगा ऐसा सरफेस जिसके पॉइंट पे, हर पॉइंट पे एक्चुअली पोटेंशियल सेम होता है। तो सर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते कैसे हैं, बस यही तो मेन पॉइंट है, यही याद रखना है। क्या सर, देखो दोस्तों, कोई भी सरफेस, लेट्स सी मैंने एक ये सरफेस लिया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर हो तो समझ जाना, जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के 90 डिग्री पे हिट करे, 90 डिग्री पे, ध्यान से समझना, ठीक है, तो उस सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल, ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे तो उड़ा डालेंगे।
तो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है एंड डायरेक्शन भी निकालनी है, बट हाउ टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद रिस्पेक्ट टू द गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मैंने बताया आपको ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर हो, तभी इक्विपोटेंशियल बनेगा। जब फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पे होगा, तो ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है दोस्तों, देखो ध्यान से, जो इन सबको 90 डिग्री पे कट करे। सपोज करो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे, आप ध्यान से देखना, और ये जो लाइन है देखो 90 डिग्री पे कट करी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है, ये लाइन। और दूसरी लाइन भी अगर ड्रॉ करोगे ना आप तो इस तरीके से आएगी, तीसरी लाइन इस तरीके से आएगी। चेक करें आप, मतलब सीधी होनी चाहिए, मेरे से थोड़ी तिरछी विरछी हो सकती है, आप थोड़ा सा इमेजिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर द लाइन्स, ईच लाइन, ये भी 1 2 3, हर लाइन यहाँ पे इन वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ 90 का एंगल बना रही है। देखो 90 बननी चाहिए। इसका मतलब अगर ये ग्रीन वाले इक्विपोटेंशियल है तो ये लाइंस पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड की होंगी। अब पंगा क्या है यहाँ पे, ध्यान से समझना, बेहतरीन कंसेप्ट। पंगा क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जा किधर को रहा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, एरो किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये डिसाइड करना पड़ेगा ना। इसके लिए याद करो एक पॉइंट बेहतरीन, क्या सर, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं होता था, लेट्स सी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा है, एरो का मतलब इधर से लेफ्ट से राइट जा रहा है इधर को, ठीक है। अब यार मैंने आपको बताता, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल ना डिक्रीज करता है, उसके अपोजिट जाने से पोटेंशियल इंक्रीज करता है, बस ये याद रखना। कैसे सर, अगर एक पॉइंट ए यहाँ रखा है, बी पॉइंट यहाँ पे रखा है, तो बी पॉइंट देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, तो ए से जब मैं बी की तरफ जाऊंगा तो आगे की तरफ बी है और पीछे ए है, तो बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे आगे है, तो इसका पोटेंशियल कम होगा, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा। दिस इज द कंसेप्ट। मतलब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि वो घटते हुए पोटेंशियल के डायरेक्शन में जाए, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कम होता है। अब आप ध्यान से देखो, पहली लाइन का 30 वोल्ट, दूसरी का 20 वोल्ट, इसका 10 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो घट किधर को रहा है, डिक्रीज किधर को कर रहा है, इधर को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जाना चाहिए, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कम होता है, तो इधर को एरो लगेगा। मतलब ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब फील्ड लाइंस इधर से इधर जा रही होंगी, बस हो गया। ये बनाना था, अब कर लेंगे, टेंशन नहीं है। अब क्या करेंगे सर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता था याद करो, माइनस डेल्टा वी अपॉन डी, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस, इसको कैसे लिखेंगे सर, माइनस, पोटेंशियल ग्रेडियंट है यार, यही तो होता था फॉर्मूला, तो माइनस याद रखना बॉस, और डेल्टा वी का मतलब क्या, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, ठीक है, डिवाइड में दोनों पोटेंशियल वाली जो सरफेसेज होंगे उनके बीच की डिस्टेंस डी। कैसे देखेंगे सर, देखो किसी दो को पकड़ लो, किसी दो को, ठीक है, किसी भी दो को, सपोज करो आपने 10 वाला ले लिया और 20 वाला, ठीक है, तो इधर को जा रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सरफेस है 20 और इसकी तरफ जा रहे हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे 20 वोल्ट है और 20 वोल्ट से डिक्रीजिंग डायरेक्शन में आप 10 वोल्ट पे जा रहे हो, और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये वाली लेनी है, ये ठीक है, इन दोनों सरफेस के बीच की डिस्टेंस ये लेनी है, तो ये होगी आपकी डी, ये निकालनी पड़ेगी। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो अगर आप 20 से 10 जाओगे तो 20 से 10 मतलब ये वाला आपका इनिशियल होगा और ये वाला आपका फाइनल होगा। तो यहाँ पुट करो, देखो देखो माइनस फाइनल क्या है, 20 से 10 जा रहे हो तो 10 माइनस इनिशियल क्या है 20 है, ठीक है, डी, इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस ध्यान से समझना। अगर आप ध्यान से देखो ये है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि एक्स पे जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है, तो इन दो लाइंस के बीच की ये वाली डिस्टेंस देखो, ये कितनी दे रखी है, 10 to 20 दैट इज 10 सेंटीमीटर, और ये एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री, क्वेश्चन में क्लियर गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ये देख लो, यहाँ पे इस 30 के सामने ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर, और ये लाइन इसमें परपेंडिकुलर है 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज, में साइन यूज कर लो यहाँ पे, तो साइन यूज करोगे तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर पे डी है और 90 के सामने ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, तो डी आ गया कि नहीं, देखो डी आ गया 10 सेंटीमीटर इंटू साइन ऑफ 30, यहाँ पे पुट करो 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब -2 और साइन 30 होता है 1/2, क्लियर है, ये इससे कैंसिल, तो 5, यहाँ पे आएगा देखो -10 -12 है तो प्लस का 10, डिवाइड में यहाँ बचा 5 इंटू 10⁻², इससे कैंसिल कर दो 2, ये आ जाएगा 2, ये ऊपर लेके जाओ 10⁻², यानी 200,
ठीक है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड 200 आ गया न्यूटन पर कूलम, ठीक है, इतना न्यूटन पर कूलम। एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, बेहतरीन प्रॉब्लम है ये, ठीक है। ये तो आया मैग्नीट्यूड। अच्छा सर ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल बनाते हुए जा रही है, देख लो। अगर आप देखो ये एंगल 30 डिग्री है ये, तो ये लाइन जो है ये जो जा रही है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, ये चाहिए डायरेक्शन। तो आपको पता है ये 30 है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पोटेंशियल के बीच में एंगल 90 है, तो 90 प्लस 30 कितना होगा, 120 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दिस इज द एंगल मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड दैट इज द, यू जस्ट चेक आउट द ऑप्शंस। बढ़िया तरीके से सीखो, अच्छे से सीखो, क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है और आप फोड़ के आएंगे कंसेप्ट सीखने के बाद। ओके, इसी तरीके के बेहतरीन सारे प्रॉब्लम हमने लिए हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। ओके यार, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ओके, तो देखो यार जल्दी से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, छोटा सा प्यारा है दिखने में लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत औसम है भाई। आपके एग्जाम में बहुत मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है ना, आप ध्यान से सीखें, ठीक है। तो यार उसने बोला है कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दे रखा है के एक्स वाई, के कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स वाई यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। उसने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एक्स वाई इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये एक्स के अकॉर्डिंग भी वेरी करेगा और वाई के अकॉर्डिंग भी वेरी करेगा, दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो याद करो दो वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएंगे, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, फिर क्या करेंगे। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब अगर मैं ऐसे मान लूँ ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहाँ से कोई पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, आर डिस्टेंस अवे। इसका मतलब क्या होता है, देखो आर डिस्टेंस, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है पहला एक्स का है, मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा एक्स डिस्टेंस अवे और वाई एक्सिस पे होगा वाई डिस्टेंस अवे। अगर मैं आर की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगी ना यार, ये ध्यान रखना है आपने। तो जनरली आर ये होगा एक्स वाई के टर्म्स में, ऐसे लिख सकते हो, पाइथागोरस का यूज करो, ठीक है। तो बोल रहा है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ एज ए फंक्शन ऑफ आर, आर के टर्म्स में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा देखते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका पहले देख लो, वी डिपेंड कर रहा है एक्स पे और वाई पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, याद करो, माइनस डीवी ओवर डी एक्स, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मेथड यूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वाई को कांस्टेंट मान के पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बॉस, ठीक है। तो जब आप पोटेंशियल को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वाई को उस समय कांस्टेंट लेना पड़ेगा, चेक करें, ठीक है। के तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो इसका मतलब सर पोटेंशियल ना दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे और वाई पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो आएंगे, यस। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना बॉस, तो आएगा एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकालोगे, ठीक है। पहले ई एक्स निकाल लो, फिर ई वाई निकाल लो। ई एक्स कैसे निकालोगे, यहां से निकलेगा ई एक्स, पोटेंशियल को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कितना आएगा सर, देखो माइनस डी ओवर डी एक्स, ठीक है। पोटेंशियल की वैल्यू पुट करो के एक्स वाई, ठीक है, बिल्कुल पूरा डीप में जा रहा हूं मैं, ठीक है, बेसिकली। सो के भी कांस्टेंट है, वाई को हमने कांस्टेंट मान लिया क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो माइनस के वाई बाहर आएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स की पावर 1 है तो 1 ही हो जाएगा ना, तो ये आ गई ई एक्स की वैल्यू, कितनी आई सर, ई एक्स आया माइनस के वाई, चेक करें, ई एक्स आया माइनस के वाई। अच्छा, सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई वाई। जब वाई के रिस्पेक्ट में करोगे ना तो लिखोगे डी वी ओवर डी वाई, एक्स को कांस्टेंट मान लेना, ठीक है। तो ई वाई कितना आएगा सर, माइनस डी ओवर डी वाई, वैल्यू पुट करो के एक्स वाई, तो इस बार एक्स कांस्टेंट है और के पहले से कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे, तो माइनस के एक्स, डिफरेंशिएशन वाई का होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, 1 ही होगा ना ऑब्वियसली, तो ये आएगा ई वाई भी आ गया, सब कुछ आ गया, ई एक्स भी आ गया, ई वाई भी, यहाँ पुट करो, ई आएगा, ई एक्स की वैल्यू माइनस के वाई आई कैप और इसकी वैल्यू माइनस के एक्स जे कैप, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ओ अच्छा सर, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ही पूछा है हमसे, तो कैसे निकालते थे मैग्नीट्यूड, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस के माइनस एक्स, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये सबको पता होगा। जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना, आई को छोड़ के बाकी सब ले लो, उसका स्क्वायर करो अंडर रूट में, प्लस जे का कोफिशिएंट ले लो अंडर रूट में स्क्वायर करो, तो कितना बन रहा है,
माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चेक करें बॉस, और ये मैग्नीट्यूड आएगा ई, और ई की वैल्यू आपको क्लियर आती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, कितनी सर, ई आ गया आपके पास, दिस इज के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देखो तो के बाहर आएगा, अंडर रूट में बचेगा दोस्तों वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बट हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था व्हाट इज दैट इन टर्म्स ऑफ आर, और याद करो आप देखो आर हम पहले निकाल चुके हैं, ये रहा, तो इस पूरे की जगह आर रख सकता हूं ना मैं, तो ई आ गया के इंटू आर, के कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, खत्म, उड़ा डालो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। इसी की तरह वो बात कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के अकॉर्डिंग कैसे वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है, क्योंकि आर की पावर 1 है, लीनियरली, और रिलेशन आप देख सकते हो, दिस इज द क्वेश्चन एंड ऑप्शंस आपके सामने है, कैसे हमने सॉल्व किया, तरीका क्या है, ये भी आपके सामने है, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइस। ओके यार, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कैपेसिटर से लिया है, और कैपेसिटर का ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं आपके एग्जाम में इस कंसेप्ट को यूज करके बेसिकली, ठीक है। सो देख लो, एक नेटवर्क आपके पास है, इसमें सारी कैपेसिटर आइडेंटिकल है, मतलब सबकी कैपेसिटेंस सी एंड सी है, ठीक है सर। तो यू हैव टू कैलकुलेट नेट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, दिस इज ए पॉइंट, this is B point, and how to approach the type of problem, you know, अप्रोच कैसे लगाना है, सॉल्व कैसे करना है, इजीली कैसे करना है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो यार सर देखो, अब यार देखो तरीका देखो पहले तो कि सबसे पहले हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि विच वन इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड विच वन इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये देखना पड़ेगा ना, हमें ढूंढना पड़ेगा ना, अगर नहीं मिल रही है तो कुछ और अप्रोच पे जाना पड़ेगा, अगर सीरीज और पैरेलल नहीं बन रहा है। देखो लेट्स सी, ये पॉजिटिव एंड मान लिया मैंने नेगेटिव, तो यहाँ से चार्ज जाएगा, जब चार्ज यहाँ से जाएगा तो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो यार इधर जो चार्ज जाएगा तो अकेली कैपेसिटर में जा रहा है, वही पंगा हो गया। फिर यहाँ से चार्ज आगे जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर। देखो आप बोलोगे यार सर इसमें और उसमें ना चार्ज अलग अलग जा रहा है तो पैरेलल में, नहीं, मैंने ये पहले बताया था आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किए थे, ये इनमें अलग अलग चार्ज जरूर जा रहा है, लेकिन ये कैपेसिटर का ये टर्मिनल इस पॉइंट पे है, इस कैपेसिटर का ये वाला टर्मिनल इस पे है, लेकिन दूसरे एंड इसका यहाँ पे और इसका एंड यहाँ पे, दोनों एक ही पॉइंट पे होने चाहिए थे, तो पैरेलल होता, ठीक है। दोनों एक ही पॉइंट पे होते हैं, तो पैरेलल नहीं है। आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर देखोगे आप, इधर से इसमें अलग जा रहा है सर, इसमें अलग, ये तो अलग, इसमें कोई कैपेसिटर है ही नहीं, इसमें तो कोई कैपेसिटर ही नहीं है, तो यार पंगा हो रहा है यहाँ पे। अब करें कैसे, मतलब सीरीज और पैरेलल तो यहाँ है ही नहीं, ना तो किसी कैपेसिटर में लगातार चार्ज जा रहा है, ना किसी कैपेसिटर में पैरेलली डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो अब क्या करें, देखो जब भी कभी किसी नेटवर्क में किसी दो पॉइंट के बीच में एक ऐसा वायर कनेक्ट हो जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जस्ट द कनेक्टिंग वायर, अगर किसी दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट है तो क्या करेंगे, सेम पोटेंशियल मेथड का यूज करेंगे। कैसे सर, देखो ये वायर, देखो ये वाला वायर, इसमें कोई कैपेसिटर नहीं है, तो ये जिस पॉइंट पे कनेक्ट होगा यहाँ पे इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है उसको आप नेग्लिजिबल मान लेते हो, ठीक है, खत्म, क्योंकि इसमें एलिमेंट ही नहीं है। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा सेम होगा, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा एक्चुअली। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पे टच किया जा सकता है, इस पॉइंट को उठा के इस पे कनेक्ट किया जा सकता है, बस वही करने वाला हूं मैं। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हो आप, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है कि नहीं है, तो आप इस पॉइंट को इस पे कनेक्ट कर सकते हो या इस पॉइंट को उठा के इस पे कनेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। पहले इसको करते हैं, देखो इस वायर को यहाँ से हटाओ और इस वायर को यहाँ से खींच के यहाँ पे कनेक्ट करो। जब आप खींच रहे होंगे तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों साथ में जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे दिखेगा, देखना ये कैसे दिखेगा, ये कैपेसिटर डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे कनेक्ट होगा, और इसी के साथ ये भी आ रहा है इधर से, तो ये भी आ रहा है और इधर में भी कैपेसिटर है और ये भी कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे दिखेगा, कुछ दिख रहा होगा बॉस, दिख रहा होगा। सिमिलरली इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी हटा डालो और दोनों को एक ही पॉइंट पे कनेक्ट करो। चलो सर कर लेते हैं, इसको उठाओ और ऊपर लेके जाओ, तो ये कैपेसिटर ऐसे ऐसे दिखेगा और ये यहाँ होगा, यहाँ पॉइंट बी आ गया, क्योंकि उनका पोटेंशियल सेम था। एक बार ये जजमेंट करना सीख गए ना, उड़ा डालोगे, खत्म है अब कहानी, देखो उड़ा दो। तो ये सी है। अब आप देखो, अब जब यहां से चार्ज दोबारा से आएगा तो इधर जाएगा और इधर जाएगा, लेकिन इन दो में देखो, इसमें और इसमें, इनकी ये जो फर्स्ट प्लेट है ये एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है, दूसरी प्लेट भी सेम पॉइंट पे कनेक्ट है, मतलब ये दोनों पैरेलल में है। और जब दो कैपेसिटर पैरेलल में होती है तो नेट रिजल्टेंट C प्लस सी, मतलब C1 प्लस C2, तो इनका नेट कॉम्बिनेशन आएगा 2C। सिमिलरली इधर देखो C एंड C, यहाँ से जो भी चार्ज आएगा दोनों में जाएगा
ये दोनों प्लेट एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है, इधर भी एक ही पॉइंट पे, मतलब पैरेलल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी 2C, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी 2C। तो हम क्या करेंगे सर, कॉम्बिनेशन का मतलब दो को हटा के उनकी जगह 2C लिखेंगे, दोनों को हटा के उनकी जगह 2C लिखेंगे। मैं इसमें ही करूंगा, आप समझते जाएंगे। मतलब मैं क्या करूंगा, किसी एक को हटा रहा हूं और एक ही वायर बचा मेरे पास, यहाँ पे आ गया 2C, वैसे इसको हटा दूंगा और यहाँ पे उनका इक्विवेलेंट कनेक्ट कर दूंगा इस पॉइंट पे, ठीक है, दैट इज 2C। आप इजीली देख सकते हो यार, है ना, यहां से जो चार्ज जाएगा वो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इन दोनों में जाने वाला चार्ज सेम है, मतलब ये दोनों सीरीज में है। और सीरीज में कैसे निकालते थे, अगर ये C1 है C2 है तो C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 प्रोडक्ट ओवर सम सीरीज में, तो इन दोनों का निकालो कितना आएगा बॉस, तो यह आएगा 2C C ओवर 3C, यानी C एक कॉमन कैंसिल, C/3, दिस इज 2C/3। सिमिलरली नीचे जो चार्ज जाएगा वो इसमें भी जाएगा और यहां से इसमें भी जाएगा, ये दोनों भी सीरीज में है, इनका भी C इंटू 2C ओवर 3C, C कैंसिल, 2C/3 आएगा। यानी ऊपर से ब्रांच से दोनों को हटाओ और उनकी जगह कोई एक कनेक्ट कर दो, जो रिजल्टेंट आया कितना आया सर, 2C/3, इधर है पॉइंट बी, फिर उसके नीचे एक और है, ठीक है, 2C/3 है। अब यहाँ से जो चार्ज आएगी इसमें अलग, इसमें अलग, इन दोनों के एक प्लेट यहाँ पे कनेक्ट है, एक प्लेट यहाँ, मतलब दोनों पैरेलल में है, तो ए बी के अक्रॉस नेट क्या आएगा, C1 प्लस C2, ऐड कर दो 2C/3 प्लस 2C/3, तो CAB आ गए हो भाइयों 4C/3, उड़ा डालो। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लास्ट ईयर भी इसी कंसेप्ट पे ही डिपेंडेंट क्वेश्चन आया था, जब एक सिंगल वायर किसी दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट होता है विदाउट एनी एलिमेंट, ना रेजिस्टेंस है उसमें ना कैपेसिटर, तो उन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल हमेशा सेम होता है, उनको आप एक ही पॉइंट पे ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज द लॉजिक, दिस इज द कंसेप्ट, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। मजा आया ना, आएगा, टेंशन नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके यार, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से देखते हैं कंसेप्ट क्या है, इजी है कि टफ है कि क्या है, जल्दी से उड़ा डालते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लो। उसने बोला एक मेटल स्फीयर है जो कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का, इज चार्ज्ड सच दैट पोटेंशियल ऑन इट सरफेस इज 10 वोल्ट। मतलब उसने बोला एक मेटालिक सरफेस है, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको इस तरीके से चार्ज किया गया कि इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। तो बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल एट R इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस में पोटेंशियल क्या होगा। तो इसकी जो रेडियस दे रखी है ना वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, जबकि डिस्टेंस बोल रहा है 2 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस रेडियस से कम है, मतलब कौन सा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, इंटरनल पॉइंट, याद कर लो वो, दिस इज योर इंटरनल पॉइंट एक्चुअली। तो बेसिकली चूंकि डिस्टेंस जिस पॉइंट पे पूछा है ना वो 5 से कम है, तो उसके अंदर होगी कहीं 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे यहाँ होगा पॉइंट, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इंटरनल पोटेंशियल हमेशा सेंटर से लेके सरफेस तक कांस्टेंट होता है, जो सरफेस पे वही अंदर होता है, याद होगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब अंदर वही होगा जो सरफेस पे है, तो खत्म, वीपी पे वही होगा जो सरफेस पे है, यानी 10 वोल्ट। टेंशन नहीं लेने का बॉस, बेसिक कंसेप्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व किया जा सकता है। पहचानना कैसे था, डिस्टेंस को देख के, 5 सेंटीमीटर से कम है मतलब इंटरनली लाई करेगा। अगर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होती ना बॉस तो वो आउटसाइड जाता और फिर हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट देख लिया कि उत्तरी, ये तो यार इंटरनल पॉइंट है यार, इसको तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। इंटरनल हर पॉइंट पे पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है, कांस्टेंट होता है, सिंपल, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो यार कभी कभी हमारे लिए ऐसा धोखा हो जाता है कि भाई इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, हमें लगता है पता नहीं क्या होगा, पढ़ लिया करो, कंसेप्ट अप्लाई कर लिया करो, आराम से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। ओके गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको और अप्लाई करते हैं अपने फंडामेंटल कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हम सारी कैटेगरी क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर करेंगे, जिससे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप यार सॉल्व करते जाना, उससे आपको बेहतरीन आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और किस तरीके से हम उनको क्रैक कर सकते हैं। ओके, बाकी क्वेश्चन तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, कंसेप्ट हम इनके थ्रू सीख रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो यार उसने बोला एक कैपेसिटर है हमारे पास, मैंने बोला ठीक है भाई। उसने बोला एक कैपेसिटर है, इसकी प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, इनके बीच में इनिशियल एयर है, जब इनके बीच में एयर है मतलब वैक्यूम है, तो उस समय इनकी कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरड। अच्छी बात है। अब पता है क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है अगर इन दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दूं, है ना, वो दे रखा है उसने, अगर इन दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया जाए, किस तरीके से सर, इस तरीके से, इस इतने स्पेस में अलग है, ठीक है, इतने स्पेस में अलग है और इस स्पेस में अलग है, आप ध्यान से देखो, इस वाले इतने स्पेस में अलग है,
ठीक है। और इसमें जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 दे रखा है आई थिंक सो, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे रखा है 4। तो बताओ अब इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो कितने टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, न्यू कैपेसिटेंस निकालनी है बेसिकली, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इन दिस सिचुएशन। अच्छा सर अब क्या करेंगे, तो लेट्स सी, देखो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करने से क्या हुआ, इसने प्लेट को देखो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इधर अलग इधर अलग, तो प्लेट की ये वाला एरिया आधा हो गया, इधर हाफ हो गया, तो ये एरिया कितना बचा, इनिशियल एरिया कितना है प्लेट का ए, तो ये हो गया a/2, ये भी हो गया a/2, लेकिन डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच में भी डी है, अगर यहाँ डी है इसका एरिया ए है, ठीक है। इस तरीके से आपने फिलिंग किया है, हाफ इधर पोर्शन हाफ इधर। ओ अच्छा, अगर ये पॉइंट ए है ये बी है, यहाँ से चार्ज आएगा तो चार्ज यहाँ पे डिवाइड होगा, देखो इसमें अलग जाएगा इसमें अलग जाएगा, मतलब इस मीडियम और इस मीडियम की वजह से 2 कैपेसिटर बन गए। यहाँ ध्यान से देखना, ये अलग कैपेसिटर बन गया, ये अलग बन गया। कैसे बना सकते हो इसको, देखो इसको आप बना सकते हो, इधर कैपेसिटर अलग हो गया और इधर कैपेसिटर अलग हो गया, आपको दिख रहा होगा दोनों पॉइंट यहाँ है ए बी, दिस इज योर पॉइंट ए बी, ऐसे यूज करो ना यार। तो यार इस के की वजह से इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, ये वाली इस के की वजह से, K1 की वजह से, और यहाँ पे है K2। अब आप देख रहे हो दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं तुम्हें, यहाँ से जो चार्ज आएगा इसमें लग जाएगा इसमें लग, दोनों पॉइंट यहाँ कनेक्ट है, दोनों पॉइंट प्लेटों के यहाँ कनेक्ट है, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेट्स सी इसकी नई कैपेसिटेंस होगी C1 और इसकी होगी C2, तो हमारे पास जो CAB नहीं आएगी वो आएगी C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। C1 कैसे निकालेंगे, C2 कैसे निकालेंगे, चेक कर लेंगे। C1 निकालो, C1 कैसे आएगी सर, फॉर्मूला क्या होता था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है ना। ओके सो अब जब इसको निकालोगे आप, तो चूंकि मीडियम फिल किया तो K टाइम्स इंक्रीज कर जाती है, आपको पता है मीडियम फिल करने से, तो K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया होगा इसका A/2 ओवर D, तो D ही रहेगा, ठीक है सर। इसकी C2 कैसे निकालेंगे, C2 K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया A/2, इसकी डिस्टेंस D ही रहेगी। यहाँ पे पुट करो, CAB आएगा दोस्तों K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D हो गया, प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D हो गया, तो CAB दोस्तों आ गई आपके पास एप्सिलॉन नॉट A/D, कॉमन ले लो, ठीक है, 2 भी तो ले लेंगे, तो K1 प्लस K2/2 लिख लो ना, एनी प्रॉब्लम, सब कुछ गिवन है। अब जो इनिशियल थी, जब उसका एरिया A था, डिस्टेंस D थी, तो इनिशियल ये थी, और 1 माइक्रोफैराड को आप किसके इक्वल लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट A/D तो होती है भाई, तो इसकी जगह रिप्लेस कर सकता हूं मैं। तो मतलब अगर मैं इसको इनिशियल मान लूं, ये जो भी थी C1, तो C1 इंटू K1 दे रखा है 8 प्लस ये दे रखा है 4 डिवाइड में 2, 4 8 12, 6 C1, यानी आपकी जो नई कैपेसिटेंस बन गई वो 6 टाइम हो गई। ध्यान से देखो, 6 टाइम इंक्रीज कर गई इनिशियल से, 6 टाइम इंक्रीज कर गई इनिशियल से, चेक कर सकते हो कि नहीं। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रैक द प्रॉब्लम बाय यूजिंग द बेहतरीन कंसेप्ट। ओके, कंसेप्ट का यूज करना बस आपको आना चाहिए। देख लो भाई, तो ये C1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1, तो 6 मिलेगी अगर टोटल निकालनी है, बट उसने बोला कितने टाइम इंक्रीज कर गई, तो 6 टाइम इंक्रीज कर गई, क्योंकि इनिशियल इतनी थी और उसकी 6 टाइम वो एक्स्ट्रा आपको मिल रही है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यार बॉस, हम लास्ट के 2 बेहतरीन प्रॉब्लम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं, और हम लास्ट में पहुंच चुके हैं, और सारे लगभग हमने क्वेश्चन कवर कर लिए कंसेप्ट वाइज। ओके गाइस, एक स्फेरिकल से रिलेटेड ग्राफिकल क्वेश्चन भी जल्दी से मैं डिस्कस कर लेता हूं, जिससे आप ग्राफ वाले क्वेश्चन भी अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। आपको पता है ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। उसने क्वेश्चन में बोला है कि एक हॉलो स्फेरिकल सेल है, ठीक है, अच्छी बात है सर। उसने बोला इसका जो पोटेंशियल होगा ना वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, तो ग्राफ बना दो। तो यार जब भी वो सेल की बात करें, स्फेरिकल सेल की बात करें, तो आप ध्यान से देखिए, चूंकि स्फेरिकल सेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। और अगर इस पे कोई चार्ज दे दिया हमने, सपोज करो कोई चार्ज दे रखा है हमने इसके पास, आपको रिजल्ट याद होंगे Q चार्ज, और यहाँ पे आप कहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो, एक अंदर के किसी पॉइंट पे, एक सरफेस पे, और एक आउटसाइड पॉइंट पे। तो यार अंदर के पॉइंट पे और सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा और अंदर के पॉइंट पे वो तो सेम ही रहेगा। सरफेस पे कितना होगा, K, रेडियस मान लिया इसकी R, Q/R, ये तो कांस्टेंट होता है बॉस, है ना। आप देखो यहाँ पे, लेकिन जब बाहर जाओगे आप, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस से ज्यादा होगी, और बाहर के पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है आउटसाइड पॉइंट पे होता है K चार्ज ओवर डिस्टेंस R। तो यहाँ पे देख सकते हो आउटसाइड पॉइंट का पोटेंशियल R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आउटसाइड पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो हाइपरबोलिकली वेरी करेगा, लेकिन उसके सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा इतना। मतलब जब आप ग्राफ बनाओगे ना, तो इधर अगर डिस्टेंस लिया, इधर V लिया है,
तो सेंटर से लेके जीरो नहीं होगा बॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, मैंने अभी भी बताया था। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो ये ओरिजिन है इसका सेंटर एक तरीके से, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर पे जो फील्ड है उसका सेंटर पे वो वही है जो सरफेस पे है, कितना सर, के क्यू बाई आर। तो ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा, कांस्टेंट जाएगा, कहाँ तक कांस्टेंट जाएगा? सरफेस तक, जब तक उसकी डिस्टेंस बढ़ के रेडियस के इक्वल में हो जाती, उसके बाद तो ये रहा आउटसाइड, ये रहा, दिस इज द ग्राफ, this is the graph and this graph will represent the variation of this one, this graph represent the variation of this one, and at the surface ये वाली डिस्टेंस है, ये है लेस देन आर वाली, ये आपको नजर आ गया ग्रेटर देन आर वाली। दिस इज द ग्राफ, इजिली यू कैन ड्रॉ। अगर आपको सारे रिजल्ट यूज करने आते हैं तो इजिली यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, सिंपल। ओके गाइस, अब बात करने वाले अपने आज के लास्ट के प्रॉब्लम की। ओके, और बेहतरीन कैटेगरी की प्रॉब्लम है, नीट के एग्जाम में काफी टाइम इस पे क्वेश्चंस देखे गए हैं, आप डायरेक्ट बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके आ सकते हो। जल्दी देख लेते हैं, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन आप देख लो, डायग्राम देख लो, पढ़ लो एक बार ढंग से, फिर अप्लाई करते हैं, उड़ा डालते हैं। पता है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक सर्किट आपको नजर आ रहा होगा, एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल V वोल्ट है, और उसकी हेल्प से इनिशियली ये जो स्विच है वो टर्मिनल ए पे कनेक्टेड है, मतलब सारा चार्ज इसमें जा रहा होगा ऐसे, और ये वाला टर्मिनल देखो इससे डिसकनेक्टेड है, तो इसमें कोई चार्ज इनिशियली नहीं जा रहा है, मतलब इस वाली में जो पोटेंशियल है वो नहीं है इनिशियली, यानी सेकंड वाली में जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है, क्योंकि इस पे बैटरी इसको चार्ज दे ही नहीं रही है। ठीक है, इससे कनेक्टेड ही नहीं है वो, तो इसको आप C2 मान लो, और इस वाली को जिसपे चार्ज जा रहा है C1 मान लो, इनिशियली ये है। तो बैटरी की सारी एनर्जी इनिशियली इसमें जाएगी, तो अगर आप इनिशियल एनर्जी निकालोगे इसकी सिस्टम की, तो इसमें कोई एनर्जी नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल 0 है, तो इसी की एनर्जी होगी हाफ C1 V1 स्क्वायर। तो इनिशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ C1, क्या है तेरे पास 2 माइक्रो इंटू 10⁻⁶ इंटू V1 कितना है V का स्क्वायर, ये आ गई इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि इसकी एनर्जी 0 है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इस स्विच को यहां से हटा के टर्मिनल 2 पे कनेक्ट कर दूं, टर्मिनल 2 पे, तो बताओ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड, है ना, एनर्जी डिसिपेटेड। ठीक है, इसकी जो डिसिपेशन होगा एनर्जी का, उसकी परसेंटेज कितनी होगी, कितनी परसेंट वो डिसिपेट हो जाएगी, सिंपल ये पूछा गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना कि एक बैटरी किसी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को चार्ज सप्लाई कर रही है, फिर किसी एक टर्मिनल से स्विच को हटा के दूसरे पे अगर आप कनेक्ट कर देते हो, तो देखो कौन सा केस बन गया ये। तो यार अब यहाँ पे ये जो बैटरी है इस पूरे सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो गई, देख लो यहाँ तक है, ये डिस्कनेक्ट है, अब ये दोनों कैपेसिटर आपस में कनेक्ट है, तो दिस इज द केस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलेंगे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ऑफ चार्ज। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का केस है बॉस, मतलब ये जो कैपेसिटर ऑलरेडी इससे पहले फिल हो चुकी थी, चार्ज हो चुकी थी, ये इसको अपना चार्ज यहाँ पे अब रीडिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा चार्ज, आप देख सकते हो। तो इस सेंस में जब भी एनर्जी लॉस निकालना पड़े ना, पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से लॉस निकालो, वो होगा डेल्टा यू, वो उसका फॉर्मूला हाफ C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यहाँ से निकाल लो लॉस, एनर्जी लॉस कितना हुआ है जब ये इससे डायरेक्ट कनेक्ट हो गई और इसमें एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, यहाँ से फिर परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इस एनर्जी लॉस को इनिशियल एनर्जी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दियो, आंसर आ जाएगा भाई। तो क्या करना है सर, देखो हाफ C1 कितनी है 2 10⁻⁻⁶ माइक्रो में है ना, C2 कितनी है सर 8 10⁻⁻⁶ ओवर C1 प्लस 2 प्लस 8 दैट इज 10 इंटू 10⁻⁻⁶, और V1 कितना वोल्टेज है, पहली क्या क्रॉस V है डायरेक्ट, लेकिन इनिशियली इसका वोल्टेज कितना था 0, समझ गए होंगे आप। ठीक है, सॉल्व कर लो यार, 2 से 2 कैंसिल, एक -6 से -6 कैंसिल, यहाँ बचा 8/10। ठीक है, तो ये बचेगा 8 इंटू 10⁻⁶/10 इंटू V स्क्वायर, चेक करें आप, ये आ गया डेल्टा यू लॉस। हमें चाहिए परसेंटेज लॉस, तो परसेंटेज लॉस कैसे निकालेंगे, डेल्टा यू ओवर यू इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा यू कितना आया 8 इंटू 10⁻⁶/10 इंटू V स्क्वायर डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड में ये रहा, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा -6 इंटू V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 8/10 बचा, तो डेल्टा U बाई यू इनिशियल बचा 8/10। परसेंटेज अगर बनानी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देख लो एक कैंसिल, तो 80% बचा, इतना एनर्जी लॉस होगा, डिसिपेट करेगी, इतनी एनर्जी डिसिपेट करेगी, इतना एनर्जी यहाँ पे डिसिपेशन होगा, आप देख सकते हो परसेंटेज में इतनी एनर्जी।
तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं आराम से। आप बस थोड़ा सा टेक्निकली अपने कंसेप्ट थोड़े से रिवाइज करके जाए, बढ़िया तरीके से हर टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। आइडिया आपको लग गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने और कितनी प्रैक्टिस हमने करनी है, कैसे कैसे फॉर्मूले, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट याद करके जाने हैं गाइज। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। आप ही के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे उन्हीं की हम कैलकुलेशन करेंगे गाइज। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।